नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आशीष ग्रोवर दिल्ली के स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूं। देखो बेटा, हमारा AKN CA क्लासेस है। आशीष ग्रोवर नितेश कुमार, यही ओरिजिनल AKN है, AKN, जिसमें मैं आशीष ग्रोवर हूं, एन नितेश कुमार सर है, एक के भी कोई था जो अभी नकली AKN बना के घूम रहा है और अपना नाम रखता है आपका नकली। नकली है वो, चलो कोई बात नहीं। तो बेटा देखो, अभी तक हम जो क्लासेस ले रहे थे सैटेलाइट मोड पे, काफ़ी हमने 15 से 20 साल क्लासेस लिए। बहुत पहले जब सैटेलाइट स्टार्ट ही हुआ था तो उसके स्टार्टिंग में हम लोग साथ थे, और अब ड्यू टू कोरोना वायरस कुछ ऐसी सिचुएशन बनी, हमारी फेस टू फेस डेली में क्लासेस चलती हैं जिसमें अराउंड 2500 से 3000 बच्चे एवरी ईयर हमसे पढ़ते हैं। पर अभी हम सैटेलाइट पे नहीं, कुछ हम गूगल ड्राइव क्लासेस आपको देने की सोच रहे हैं। तो बेटा इसके लिए कुछ डेमो वीडियोस हम YouTube पे अपलोड करेंगे, जिसमें ये एक डेमो वीडियो है जो मैं आपको दे रहा हूँ। मैं CA आशीष ग्रोवर। आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। मैंने SRCC से BCom ऑनर्स किया है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। CA बने हुए मुझे अभी 21 साल हो चुके हैं, 21 ईयर्स जो आप सबकी मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। 25 साल से मैं टीचिंग लाइन में हूँ, और बाकी मेरे बारे में सब जानते ही हैं। ऐसा कुछ अपनी इंट्रोडक्शन देने की मुझे लगता नहीं ज़रूरत है। तो बेटा देखो, अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है आपको समझना है। अकाउंटिंग के अंदर आपको ये समझना है, जो अकाउंटिंग है इसमें आप अभी CA फाउंडेशन लेवल पे हो। CA फाउंडेशन, इसमें भी जो आपका फर्स्ट पेपर है वो अकाउंट्स है, और आगे भी आप जैसे जाओगे CA इंटर में, फाइनल में, सब जगह फर्स्ट पेपर अकाउंट्स। अब हमें समझना है फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, इसमें डिफरेंस क्या है। देखो बेटा, फाउंडेशन क्या है, वो ICI के करिकुलम में ही लिखा है कि फाउंडेशन है, यहाँ पे आपको एक बेसिक नॉलेज चाहिए। इंटर में आपको चाहिए वर्किंग नॉलेज, और आगे जब आप फाइनल में जाओगे तो आपको एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए। अब बेसिक नॉलेज है क्या, उस पे हमें मेन कंसंट्रेट करना है। अकाउंट्स आपने पहले भी पढ़ा होगा स्कूल लेवल पे, कुछ बच्चों ने नहीं भी पढ़ा, कोई बात नहीं। देखो बेटा, अकाउंटिंग में क्या है कि बेसिक आपको अच्छे से करना है, क्योंकि ये लेवल ही बेसिक है। जैसे फाउंडेशन जो है वो पूरा बेसिक है अकाउंटिंग का, जब आप उसको अच्छे से करोगे, इंटर में जाओगे, फाइनल में जाओगे, वहाँ पे आपका एक बेसिक बन चुका होगा, तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बीच में इंटर के टाइम आपको एक आर्टिकलशिप भी करनी होती। आर्टिकलशिप ये आपकी इंटर के ग्रुप 1 या ग्रुप 2 कोई भी आप क्लियर करते हो वो स्टार्ट हो जाती है। ये पूरा एक CA कोर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा पहले समझा रहा हूँ। अब बेटा देखो, फाउंडेशन क्या है, एल पेन लीव इन, जी ललचाए रहा ना जाए, उसमें बहुत बच्चे आ जाते। IPCC क्या है, IPCC है मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे। और आर्टिकलशिप क्या है, वो काइनेटिक है, सबकी हवा निकाल दे। और फाइनल है टाटा स्काई, एक बार कर डाला लाइव झिंगा लाला। मतलब आपकी लाइफ की जो जर्नी,
वो मान लो कि सीए बनते ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, आप बहुत अच्छे मकाम पे पहुंच जाओगे, कोई जॉब की दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस में भी आते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेटा समझना ये है कि एक बार हमें फाउंडेशन लेवल से अच्छे से पढ़ाई करनी, ताकि एक बार हम सीए का बेसिक अच्छे से कर ले, ताकि आगे हमें कोई दिक्कत ना हो। तो आज बेटा मैं आपको अकाउंट्स में पहले ये बताऊंगा कि जो पेपर होता है, अकाउंट्स का जो पेपर होता है, वो पेपर कैसे आता है। जो अकाउंट्स का पेपर है, इसमें बेटा फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, जो होता है 20 मार्क्स का। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, 20 मार्क्स का है। इसमें बेटा एक तो होता है ट्रू फॉल्स, जो 6 होते हैं इंटू 2, मतलब 12 मार्क्स। इसमें विद रीजन आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने होते। इसके अलावा बेटा इसमें क्या है, एक होते हैं शॉर्ट नोट, जो थ्योरी होती, और एक कोई ना कोई टॉपिक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसमें होता है। तो ये जैसे 12 मार्क्स का हो गया, ये 4 मार्क्स का हो गया, ये 4 का हो गया, ये 20 मार्क्स का एक मैं आपको ब्रेकअप बता रहा हूं। इसमें ट्रू फॉल्स होगा 6 क्वेश्चन, एक थ्योरी क्वेश्चन होगा, इसके अलावा एक प्रैक्टिकल भी छोटा होगा। इसके बाद बेटा क्या होता है कि आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ है, फिफ्थ है और सिक्स्थ है, ये 5 और क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन भी 20 मार्क्स ईच है, सबके मार्क्स 20। अब इसमें से आपको एनी 4, कोई और 4 करने, तो ये 80 मार्क्स हुए, और 20 का कंपलसरी जो फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क्स का पेपर। अब इसमें हमें क्या समझना है, अकाउंट्स में जितने भी टॉपिक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मेरी प्रिंटेड बुक है, प्रिंटेड बुक है, ये आप देख रहे हो, ये अकाउंट्स की एक बुक है जो मैं आपको दूंगा, और एक ये स्पाइरल है जिसको हम क्लास में करेंगे इससे क्वेश्चन। अब ये प्रिंटेड बुक, इसमें आपको सारे चैप्टर दिए हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, ये एक पूरा इंडेक्स इसमें दिया हुआ। ये सब आपको एज अ पार्ट ऑफ स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। इसमें बेटा देखो समझना क्या, मैं आपको बता रहा हूं अकाउंट्स के जितने भी टॉपिक है, एक क्वेश्चन की चॉइस है। अब बच्चे सोचते हैं जी एक हम टॉपिक छोड़ ही देते हैं, जैसे स्कूल लेवल पे आदत पड़ी होती है, तो बेटा ऐसा नहीं करना। देखो कोई भी टॉपिक आप अगर छोड़ दोगे, इसमें जो 20 मार्क्स के आगे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है एक ही क्वेश्चन 20 नंबर का, इनमें पार्ट होते हैं। जैसे 20 मार्क्स में 3 क्वेश्चन, अब होगा क्या, सपोज आपने एक क्वेश्चन आता है, 2 नहीं आते या 2 आते हैं, एक नहीं आता, तो एक टॉपिक भी छोड़ के पूरा क्वेश्चन खराब होता है ना। अब आपको चॉइस में एक पूरा क्वेश्चन छोड़ना, उसमें मान लो आपको 2 पार्ट आते हैं, एक नहीं आता, बात समझ रहे हो, तो बेटा टॉपिक नहीं छोड़ सकते आप। अगर 20 मार्क्स में एक ही टॉपिक का क्वेश्चन होता तब तो दिक्कत नहीं थी,
फिर तो आप कोई एक टॉपिक छोड़ जाते, उससे आगे आए कि आपने छोड़ दिया, पर ऐसा नहीं होता। 20 मार्क्स में 2 से 3 टॉपिक के क्वेश्चन होते हैं, अब किसके होंगे आपको थोड़ी पता है। तो बेटा सीए में पहली चीज ध्यान रखो, कभी भी आपको कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, ये फाइनल तक ध्यान रखो। अब देखो बेटा हमें समझना क्या है, जैसे मैं आपको कहता हूं कि अब हमें करना क्या है, फाउंडेशन की तैयारी शुरू करनी। तो बेटा देखो फाउंडेशन में आपको मैं बता रहा हूं, आप अभी यहां पे खड़े, इसके बाद इंटर है, इसके बाद फाइनल है, इसके बाद आप सीए बन जाओ। अब आप यहां पे खड़े हो, और एक शेर बोल रहे। शेर क्या है, मंजिल है दूर, ये आपकी मंजिल है, सफर बहुत है, ये पूरा आपको सफर पार करके इस मंजिल तक पहुंचना। मंजिल है दूर, सफर बहुत है, इस छोटे से दिल को फिक्र बहुत। मंजिल है दूर, सफर बहुत है, इस छोटे से दिल को फिक्र बहुत है। कब का मार डालता आईसीएआई हमें, पर ग्रोवर सर आपकी दुआओं में असर बहुत। तो बेटा देखो मैं आपके साथ हूं, उस बात की आप टेंशन मत लो। मुझसे पढ़े हुए बच्चे हजारों नहीं, हजारों से ज्यादा, मतलब वो नंबर अब लैक्स में आ चुका है जो सीए बन चुके। अभी सीए की रजिस्ट्रेशन 2.5 लाख के करीब चल रही है, उसमें कम से कम मुझे लगता है 1 लाख के करीब बच्चे पक्का ऐसे होंगे जो किसी ना किसी रूप में मुझसे कभी ना कभी जुड़े होंगे। तो बेटा क्योंकि जब मैं सीए बना मुझे ध्यान है 97,000 रजिस्ट्रेशन नंबर था मेरा, 97510 मेंबरशिप नंबर है, मेंबरशिप नंबर मिलता है। पहले क्या होता था, जितने सीए बने ना सीक्वेंस में नंबरिंग चल रही थी, तो ये 97 सीए तब बने थे, 97,510, अब 2.5 लाख के करीब है। तो मेरे बनने के बाद 1.5 लाख सीए बने, उनमें 1 लाख किसी ना किसी रूप में मेरे टच में होते हुए ही वो फाउंडेशन लेवल से पढ़ के आगे गए। तो बेटा समझना क्या है, आप जहां पे क्लास कर रहे हो, चाहे मैं रहूं, नितेश सर रहे, एक हमारे क्यूए के सर है, हम 3 लोग मिलके पढ़ाते हैं, ये बेस्ट जगह है जहां पे आप आए। इसके आगे पीछे आपको कुछ नहीं सोचना कि हम भाई कहाँ आ गए कहाँ नहीं आए, जाना था कहाँ और कहाँ आ गए, दुनिया में बन के मेहमान आ गए। अभी तो जिंदगी की किताब को ठीक से पढ़ा ही नहीं, कितने सारे इम्तिहान आ गए। तो बेटा इम्तिहान तो आते रहे, पर इम्तिहान पास कैसे होगा जब आप किसी ऐसी जगह पे हो जहां पे आपको बेस्ट गाइडेंस मिल रही, और वो आप आज उस जगह पे पहुंच गए। तो बेटा देखो अभी हमें समझना क्या है, अकाउंट्स के अंदर मैं आपको आज जो पढ़ा रहा हूं, बेसिक बातें जो है वो आप सबको मुझे लगता है आती होंगी, इतना अकाउंट थोड़ा बहुत सबको आता है। अभी भी जो मैं बता रहा हूं एक तरह से बेसिक ही। मैं आपको बेटा क्या बता रहा हूं, देखो एक कॉन्सेप्ट होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी बता रहा हूं। बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज में समझना क्या है, देखो एक मिस्टर ए, एक मिस्टर बी,
ए क्या करता है, बी को सेल करता है और ये सेल ऑन क्रेडिट है, उधार माल बेच रहा है। अब ए ने बी को अगर सेल की तो बी उसका डेटर बन गया जिसको वो सेल कर रहा है, और बी के लिए ए उसका बन गया क्रेडिटर। अब हमें समझना है ए ने बी को सेल की तो ए ने बी से पैसे लेने, तो ए क्या करेगा, बी पे एक बिल ड्रॉ करेगा। बिल ड्रॉ करने का मीनिंग है एक पीस ऑफ पेपर पे लिखेगा आई प्रॉमिस टू पे बियरर ए सम दिस अमाउंट ऑन दिस डे, और बी को दे देगा। अब बी क्या करेगा, उस बिल को एक्सेप्ट करेगा, अपनी सहमति देगा और ए को वापस कर देगा। जब ये बिल ए को मिलेगा, ए उसको बोलेगा बिल्स रिसीवेबल, वो जो कागज है उसको ए बोलेगा बिल्स रिसीवेबल, और जो बी वो कागज दे रहा है वो उसको बोलेगा बिल्स पेएबल। अब हमें समझना है यहां पे मिस्टर ए जो ये बिल ड्रॉ कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं ड्रॉर, और मिस्टर बी जो बिल को एक्सेप्ट कर रहा है इसको बोलते हैं ड्रॉई। एक ड्रॉर हो गया, एक ड्रॉई हो गया। ड्रॉर कौन हो गया, जो बिल को ड्रॉ कर रहा है, और ड्रॉई हो गया जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। अब ये पूरा मैंने आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज का बेसिक बताया है कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, कागज पे हमें लिखना है। अब देखो इसमें हमने क्या क्या बातें समझी उसको हमें देखना। बेटा आपने सबसे पहली बात समझी कि जहां पे क्रेडिट सेल होगी वहीं पे बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, ये कैश सेल में नहीं हो सकता। क्रेडिट उधार माल होना चाहिए। दूसरा जो क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर ड्रॉ ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन डेटर। क्रेडिटर जो होता है वो डेटर पे बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है। ये थ्योरी में सब बातें पूछी जाएंगी। नेक्स्ट बेटा क्या समझना है, जो एक्सेप्टेंस है वो मस्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज में। अगर मान लो ए बी पे बिल ड्रॉ करता है, बी उसको एक्सेप्ट ही ना करे, सहमति ना दे, तो उस केस में बिल ऑफ एक्सचेंज सिर्फ एक ड्राफ्ट माना जाता है। बिफोर एक्सेप्टेंस बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या होता है, हम रफ में कोई चीज बना देते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं। जब तक बिल बी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि पैसे तो बी को देने, ए ने बनाया पर पैसे बी को देने हैं, जब तक वो साइन नहीं करेगा उसकी कोई वैल्यू नहीं। जैसे बेटा मान लो एक लड़का लेटर लिखता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? अब जब तक उस पर सहमति नहीं आती, एक्सेप्टेंस नहीं आती, कागज आप 100 बना के लिखते रहो। समझ, बहुत सारे दिल जले आशिक मेरी बात समझ पा रहे। तो बेटा देखो लेटर लिखने से कुछ नहीं होगा जब तक कि एक्सेप्टेंस नहीं आई। तो हमें क्या समझना है, बिल ऑफ एक्सचेंज इसमें एक्सेप्टेंस मस्ट है, उसके बिना ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है, एक रफ कागज है जिसकी कोई वैल्यू नहीं। और मैंने बताया ये क्रेडिट सेल में बनता है, क्रेडिटर डेटर पे बिल ड्रॉ करता है। ये सारी कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। अब देखो बेटा हमें क्या समझना है, बिल ऑफ एक्सचेंज में नॉर्मल पूरी जो डिटेल बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में सारी एंट्रीज हैं और बहुत कुछ है वो हम पढ़ेंगे डिटेल्ड क्लासेस में। अभी ये सिर्फ एक डेमो क्लास की तरह है जो हम यूट्यूब पे आपसे शेयर करेंगे। तो इसमें बेटा मैं आपको एक बात बताऊंगा आज, एकोमोडेशन बिल क्या होता है।
एकोमोडेशन बिल, जिसमें बच्चे स्कूल लेवल पे उनको ये बिल ऑफ एक्सचेंज में छुड़वा दिया जाता है। जो सीए में आ भी जाते हैं, बहुत उनको लगता है भाई ये क्या चीज है, पर जब यही बच्चे मुझसे पढ़ते हैं इस टॉपिक को, तो वो कहते हैं जी हम तो इसके मास्टर बन गए, हम तो अब किसी को ये पढ़ा देंगे। तो बेटा देखो, एकोमोडेशन बिल में आपको एक कॉन्सेप्ट है जो इस क्लास में एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या होता है। एकोमोडेशन बिल होता है बेटा, एक मिस्टर ए, एक मिस्टर बी। ये ए और बी दोनों फ्रेंड है, मित्र है, या उनके आपस में कोई बिजनेस रिलेशन है, वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अब है क्या, ए और बी दोनों को फंड की रिक्वायरमेंट है, दे आर इन नीड ऑफ फंड, उनको पैसा चाहिए, पर वो शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, ज्यादा लंबे टाइम नहीं, 2-3 महीने के। अब हमें क्या समझना है, ए और बी दोस्त हैं, दोनों को पैसे की जरूरत है और वो शॉर्ट पीरियड के लिए। अब दोनों कुछ ऐसा चाहते हैं कि भाई हमें पैसा मिल जाए, कहीं से मिले, थोड़े टाइम के लिए। अब देखो इसका तरीका क्या है, इसमें होगा क्या, जो मिस्टर ए है वो मिस्टर बी अपने फ्रेंड पे एक बिल ड्रॉ कर देगा, और इस बिल को वो ड्रॉ कर रहा है बिना कोई सेल परचेज के, जो एक नॉर्मल बिल में मस्ट होती है। सेल परचेज होगी तभी बिल ड्रॉ होगा, मैंने बताया बेसिक वही है। पर अभी हम ये एक अलग तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हैं जो एकोमोडेशन बिल है, उसमें कोई सेल परचेज नहीं होती। अब ए बी पे एक बिल ड्रॉ कर देता है, सपोज 1 जनवरी 2020, और बी उस बिल को एक्सेप्ट करता है, ए को दे देता है, और इस बिल का जो पीरियड है वो 3 मंथ्स है। बिल का पीरियड 3 मंथ्स है। ए बी पे एक बिल ड्रॉ कर रहा है, अब हमें क्या समझना है कि बी ने बिल एक्सेप्ट करके ए को दे दिया, पीरियड 3 महीने, और 1 जनवरी में वो कागज ए के पास आ गए। अब देखो बेटा आगे क्या होता है। अब ए क्या करता है, 4 जनवरी को 3 दिन बाद अपने बैंक में जाता है। ये जो बिल है इसका आप अमाउंट भी लिख लो, अमाउंट है 1 लाख, 1 लाख का बिल है। 1 लाख का बिल ए ने बी पे ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट किया, ए को दे दिया। अब बेटा होता क्या है, अब ए 4 जनवरी को बैंक में जाता है और इस 1 लाख के बिल को करा लेता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मीनिंग हमें समझना है कि होता क्या है। देखो बेटा, बिल डिस्काउंट होता है कि जो वो कागज है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज ए के पास अभी पड़ा है, वो बैंक में जाता है, बोलता है जी आप इसको रख लो और क्या करो, मुझे अभी आज ही पैसे दे दो, बैंक का तो काम ही है लोन देना, अभी कोरोना वायरस आ गया, बैंक तो लोन बांट रहा है, लोग लेने वाले नहीं। तो भाई लोन लेने वो पहुंच गया, एक तरह से उसने कागज रख दिया। अब बैंक ने कहा जी ठीक है 4 जनवरी में आप आए, बिल का पीरियड 3 महीने,
और बिल एक्सेप्ट हुआ था 1 जनवरी को, तो यहां से 3 महीने आगे अगर हम जाएं तो बिल की मैच्योरिटी 1 जनवरी से 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल। और ये जो एक है इसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड होता है एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। 3 महीने आगे इसकी पेमेंट होती है, मतलब ये 4 अप्रैल में बिल की मैच्योरिटी होगी, इस दिन बिल की पेमेंट होगी। 1 जनवरी का बिल है, 3 महीने पीरियड है, 4 जनवरी में वो डिस्काउंट कराने के, वो एक्सेप्टेंस की डेट नहीं है, एक्सेप्ट तो 1 जनवरी को हुआ था। अब 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 3 महीने आगे जाना और 3 दिन का ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड क्या है? एक्स्ट्रा दिन दिए जाते हैं एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये आप लॉ में भी पढ़ोगे। इस एक्ट के हिसाब से 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। जैसे बिजली का बिल होता है, आप देखते हो इस दिन बिल जनरेट हुआ, कुछ दिन हमें दिए जाते हैं पेमेंट के, वही बात। अब बेटा ये 3 एक्स्ट्रा दिन है, तो 4 अप्रैल में बिल की पेमेंट होनी है, उससे पहले बी पैसे नहीं देगा, वो डेट फिक्स है। अब ए बैंक में कब गया? 4 जनवरी को। तो बैंक वाले क्या बोलेंगे कि भाई आप 4 जनवरी को आए, पेमेंट होनी है 4 अप्रैल को, तो हम आज 4 जनवरी में इसको रख लेते हैं, 4 अप्रैल में हम बी के पास जाएंगे, पेमेंट लेंगे। इन दोनों के बीच में 3 महीने का टाइम। तो आप हमें जो 1 लाख का बिल दे रहे हो, हम आपको आज 1 लाख नहीं देंगे, कितने देंगे फिर? तो बैंक कहता है जी हम 1 लाख पे 10% का ब्याज लगाते हैं 3 महीने का। ये हो गया बेटा 25। तो हम आपको आज जो पेमेंट करेंगे वो 97,500 देंगे और 4 अप्रैल में बी के पास हम जाएंगे, वो कागज लेके बी हमें 1 लाख देगा। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, समझने की बात, वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जो एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफर हो सकता है, हस्तांतरित हो सकता है। अगर ए के पास बिल है, एक्सेप्ट बी ने किया, वो बैंक को दे रहा है, ये हो सकता है, क्योंकि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, वो ट्रांसफर हो सकता है। तो ए क्या करता है? बैंक को देता है। अब बैंक वाले जाएंगे, वो कागज बी को दिखाएंगे, पेमेंट ले लेंगे 4 अप्रैल। अब बेटा देखो समझना क्या है, 97,500 4 जनवरी में मिले, बैंक 4 अप्रैल में बी के पास जाएगा, पर बैंक को इसमें रिस्क है। रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि मान लो 4 अप्रैल में बी पेमेंट ना दे, बैंक क्या कर लेगा? एक कागज को लेके घूमता रहेगा, जैसे नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या कई कागज बैंकों को दे चुके। अब बैंक वो कागज ही लेके घूम रहे, आदमी तो भाग गए इंडिया से। तो बेटा समझना क्या है, यहां पे हमें समझना ये है कि जो ये कागज है क्या उस पे ही हो जाएगा? ये तो बहुत आसान हो गया। फिर आप बैठे बैठे लिखो, आई प्रॉमिस टू पे बियर ए सम ऑफ 100 करोड़ लिख दो, क्या जा रहा है? अपने दोस्त को बुलाओ, बोल बेटा आजा जरा, इस पे घुग्गी मार दे, कोई बात नहीं है। वो कहेगा मैं क्यों मारूं, साइन क्यों करूं? बोलो कुछ नहीं, अभी सूर्यवंशी मूवी आ रही है अक्षय कुमार की, अब देखो कब रिलीज होती है, तो भाई उसकी टिकट मिल जाएंगी। तो अब अगर ऐसा होने लगे फिर तो बहुत बढ़िया है, सारी दुनिया कागज बना के बैंक में पहुंच जाए, पैसा लेके घर आ जाए। तो बेटा इतना आसान नहीं है काम। सीए आप कर रहे हो, मैं आपको एक सीए होने के नाते समझा रहा हूं, ये चीजें इतनी आसान नहीं होती। हमें यह समझना है कि ये बिल कैसे मिलता है। बेटा होता क्या है, बिल अगर हम जाते हैं बैंक में, जैसे ए जाएगा, तो बैंक वाले ए से एक लेटर लिखवाएंगे,
लेटर में ये लिखवाएंगे कि इस दिन बी हमें पेमेंट करेगा, नहीं दी तो पेमेंट ए देगा, ये ए लिख के देगा। अब आप कहोगे जी ऐसे तो दो कागज हो गए, एक बी ने एक्सेप्ट किया, एक ए ने लिख दिया, बैंक के पास एक कागज था, अब दो हो गए, क्या फर्क पड़ रहा है? अब ये समझना बेटा, अगर ये दो कागज बैंक के पास है, वो भी कोई कोलेटरल थोड़ी है, कोई हमारे पास सिक्योरिटी कुछ आई थोड़ी। तो बैंक क्या करेगा, ए से कुछ ना कुछ सिक्योरिटी भी रखवाएगा, कोलेटरल देखा, कोई ना कोई चीज गिरवी रखेगा। जैसे बैंक बोलेगा कि भाई ए के पास कोई गोल्ड है, कोई प्रॉपर्टी के पेपर है, कोई LIC की पॉलिसी है, कोई FD है, कुछ ऐसी चीज जिसकी वैल्यू 1 लाख से भी ज्यादा हो, बैंक कोई रिस्क नहीं लेता, वो कोलेटरल उस अमाउंट से भी ज्यादा की रखता है। अब उतना वो रख लेगा ए से और उसको तब पैसे देगा। तो अब अगर मान लो मैच्योरिटी डेट पे ए और बी दोनों भाग भी गए, बैंक को कोई रिस्क नहीं है, उसके पास तो ए की सिक्योरिटी पड़ी है और ये लेटर लिखा है ए ने कि भाई या तो पेमेंट बी करेगा, उसने नहीं दी तो पेमेंट मैं करूंगा और उसकी सिक्योरिटी पड़ी है। अब फंस गया सब कुछ, बैंक को कोई रिस्क नहीं। अब हमें क्या समझना है बेटा, इसमें अब ए और बी आपस में क्या करेंगे, उस बात को हमें मेन समझ। तो देखो इसमें क्या होगा कि ए के पास 4 जनवरी को बैंक ने दिए 97,500। अब ए क्या करेगा, कुछ पेमेंट अपने पास रखेगा, कुछ बी को देगा। जैसे हम इसका एग्जैक्टली हाफ कर देते, 97,500, बेटा इसका आप एग्जैक्टली हाफ करो, देखो कितना आएगा। $97,500 इसका एग्जैक्टली हाफ 97,500, इसका एग्जैक्टली हाफ करो, इतना आप लिखो बेटा, सब लिख के देखो। बेटा 48,750 ये अमाउंट आ जाए। अब ये हाफ ए ने रख लिया, हाफ बी को दे दी, दोनों ने आधे आधे पैसे बांट लिए। अब बेटा होगा क्या कि ये पैसे दोनों ने 4 जनवरी में आपस में बांट लिए और बैंक ने जो इंटरेस्ट लिया वो 2500। तो अगर उन्होंने पैसे आधे आधे बांटे तो इंटरेस्ट भी दोनों को आधा आधा बांटना होगा, मतलब 1250 शेयर ए का है, 1250 शेयर बी का है। ऐसा नहीं कि ए ही पूरा इंटरेस्ट देगा या बी देगा, क्योंकि वो दोनों अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे। बात समझ लो। तो उसमें वो क्या करेंगे, पेमेंट आधी आधी बैंक से मिली बांट लेंगे, इंटरेस्ट भी उनको आधा आधा बांट लेना। अब आप मेरी बात ध्यान से समझो, इसमें होगा क्या। इसमें बेटा ए 4 जनवरी 20 में बी को पेमेंट दे रहा है
48,750, क्योंकि बैंक ने उसको दिए थे 97,500, उसका हाफ उसने बी को इस दिन दे दी। अब जब डेट आएगी 4 अप्रैल 20 और बैंक वाले पेमेंट लेने आएंगे बी के पास, तो बी के पास तो 1 लाख होना चाहिए। तो बेटा समझना क्या है, ए ने अपने पास जो 48,750 रखा था, क्योंकि हाफ इसने रखा, हाफ इसने बी को दिया, इसमें ए अपना इंटरेस्ट 1250 ऐड करेगा, बनता है 50,000। ये 50,000 क्या, मैं आपको समझाता हूं, देखो समझने की बात। ए ने अपने पास रखे 48,750, 48,750। अब हुआ क्या, ए ने बी को जब पेमेंट देनी है तो ए ने कहा भाई 48,750 मैंने रखे, 1250 मेरा इंटरेस्ट का शेयर बनता है, 50,000 ए ने बी को दे दिए। बात समझ रहे हो? अब ये ए बी को 4 अप्रैल में इतनी पेमेंट दे रहा है और पहले से वो उसको 48,750 दे चुका है, जो उसने कब दे दी थी, 4 जनवरी में, और अभी 4 अप्रैल में इतनी पेमेंट और कर दी। अब बी के पास कितने पैसे आ गए, 48,750 पहले, 50,000 अब, ये हुए बेटा 98,750। अब इसमें बी अपना इंटरेस्ट का शेयर 1250 जोड़ेगा, पूरा बनता है 1 लाख। वो बी अपनी जेब से डालेगा, उसको भी तो 1250 देने, तो बन गया 1 लाख। बैंक वाले आएंगे, बी उनको 1 लाख देगा, दोनों को फायदा हो गया। ए जाएगा बैंक से अपनी सिक्योरिटी जो गिरवी रखा था उसको छुड़वा लेगा। इसमें बेटा बात को समझो हुआ क्या, अगर मैं आपको एक पूरा इसको समराइज करूं, एकोमोडेशन बिल है क्या। एकोमोडेशन बिल पहली बात है, ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसमें कोई सेल परचेज नहीं होती, जो नॉर्मल बिल में होना मस्ट है। दूसरी बात, ऐसे तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज वहीं पे पॉसिबल है जहां दोनों पार्टीज एक दूसरे को पहले से जानती हैं, वो एक दूसरे के बिजनेस रिलेशन में फ्रेंड है, कोई जानकार है, तभी ये हो सकता है, क्योंकि अनजान आदमी से हम ऐसा थोड़ी कर पाएंगे। तीसरी बात, इसमें 2 लोग हैं, दोनों को पैसे की जरूरत है, शॉर्ट टर्म के लिए उनको पैसा मिल जाएगा। कैसे, ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट किया, ए को दिया, ए बैंक में गया, बिल डिस्काउंट कराया, कहीं कोई इलीगल बात नहीं है कि हम कोई बैंक को धोखा दे रहे, भाई बैंक का तो हम ब्याज भर ही रहे हैं, बैंक हमें पूरे पैसे थोड़ी दे रहा है। अब जो पैसे मिले आधे ए ने रख लिए, आधे बी ने रख लिए। अब जो आधे ए ने रखे थे उस पे जो उसका ब्याज का पार्ट बनता है उसको वो उसमें ऐड करेगा, मैच्योरिटी के दिन बी को उतनी पेमेंट कर देगा। अब जैसे ही बी को वो पेमेंट मिलेगी, बी के पास कुछ पेमेंट पहले आई, कुछ अब आई, प्लस वो अपना इंटरेस्ट का शेयर ऐड करेगा और बैंक को 1 लाख दे देगा। अब इसमें बी को क्या फायदा है, ए को क्या फायदा है, ए और बी दोनों को 4 जनवरी में 48,750 मिल गए। बैंक वाले आएंगे 4 अप्रैल में, 3 महीने तक दोनों ने वो पैसा रखा। अब जब 3 महीने पूरे हुए, ए ने अपना इंटरेस्ट उसमें जोड़ा, बी को दिया, बी ने अपना जोड़ा, सारे पैसे मिला के बैंक को दिए, दोनों को कहीं कोई दिक्कत नहीं, बैंक को दिक्कत नहीं, सब बढ़िया हो गया और कोई हमें कहीं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। अब जैसे कोरोना वायरस है, लोगों को पैसे की शॉर्टेज हो गई, तो ये बहुत अच्छा मोड है, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करो अपने दोस्त पे, पेमेंट बैंक से जाके ले लो, पर कुछ गिरवी रखना होना चाहिए। अब आप कहोगे जी हम गिरवी क्या रख दें, तो बेटा सबके पास घर है, दुकान है, LIC की पॉलिसियां होती हैं, घर में गोल्ड ज्वेलरी रखी होती है, कुछ तो गिरवी रख ही सकते हैं, वापस मिल जाएगा वो 3 महीने में, कोई बैंक खा थोड़ी जाएगा उसको, वो तो आप गिरवी रख रहे हो। जहां बिल की पेमेंट हुई, पैसा आपका आ गया बैंक के पास, बैंक आपकी सिक्योरिटी रिलीज कर दे। तो हमें क्या समझना है, कमोडेशन बिल हम एक कॉन्सेप्ट है जो समझ रहे हैं, आप सीए कर रहे हो, इसमें ऐसी बातें ही आपको समझनी है, छोटी मोटी अकाउंटिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज कुछ नहीं है बेटा। ये चीजें हैं जो समझनी है, जो आपने स्कूल लेवल पे पढ़ी नहीं।
क्योंकि जब आप एकोमोडेशन बिल सीखोगे, कल को प्रैक्टिकल लाइफ में आप सीए बन के प्रैक्टिस करोगे, इन चीजों को आप कर सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो कि बिल ऑफ एक्सचेंज का काम ही शुरू कर दो, अपने क्लाइंट को एडवाइस करो। ये सब सीए का ही काम होता है, ये पैसे का ये सब काम करना, समझ रहे हो? सीए मतलब चोर आदमी, ऐसा नहीं है, गलत मत समझो। मैं भी चोर आदमी हूं क्या? आप सब तो स्टूडेंट हो, तो मैं तो ईयर 99 में चोर आदमी बन गया था, ऐसा नहीं। मतलब लोग समझते हैं सीए सिर्फ टैक्स की चोरी करता है, वो चोर आदमी है। बेटा ऐसा नहीं, सीए टैक्स की चोरी नहीं करता, उससे टैक्स की चोरी करवाई जाती, समझ गंदा है पर धंधा है ये भाई, क्या करें? हम कोई टैक्स की चोरी नहीं करते। क्लाइंट ना हमें फीस देना चाह रहा है, ना सरकार को टैक्स देना चाह रहा है, क्या करें उसको? अगर हम क्लाइंट को छोड़ते हैं, कोई और सीए पकड़ ले। ये सब बेटा प्रैक्टिकल बातें आप आगे समझोगे। बाकी सीए कभी टैक्स की चोरी नहीं करते, ना किसी को बोलते हैं टैक्स की चोरी करो। गलत बात है कि लोग ऐसा समझते हैं उनके बारे। सीए हमेशा अपने क्लाइंट को, चाहे मैं ही रहूं, ये बोलते हैं कि पूरा टैक्स जमा करो जो आपकी इनकम। अब लोग हमें इनकम ही ना बताएं तो हम क्या कर लेंगे? बात समझ लो, हमारी क्या गलती है भाई? जो हमें जितनी इनकम बताएगा हम उसका ही तो टैक्स बनाएंगे। कई कई तो ऐसे लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं जी हम इनकम नहीं बताएंगे, टैक्स इतना देना है, इनकम आप खुद बना दो। समझ रहे हो? ये सब एडजस्टमेंट का खेल है। ऐसे क्लाइंट को भाई मैं काम नहीं करता, कुछ सीए करते होंगे, मैं नहीं जानता, पर मैं बता रहा हूं ऐसे काम भी होते हैं इंडिया में। पर ये सब गलत बातें हैं। आप सीए कर रहे हो, आपको इस प्रोफेशन में ऐसा बन के रहना है कि हमें गवर्नमेंट की मदद करनी और ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना। तो बेटा देखो, मैं आपको बताता हूं हमें आगे क्या समझना है। अब ए और बी की हमने एक बात समझी, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको एकोमोडेशन बिल का दिया। अब मैं बेटा आपको इससे आगे समझा रहा हूं कि इसमें हम एंट्रीज कैसे करेंगे एकोमोडेशन बिल में। वही मेन पार्ट है, एग्जाम में तो वही आएगा। ये तो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया। इसमें बेटा देखो एंट्रीज कैसे होंगी। अब मैं आपको वो पार्ट बता रहा हूं कि कैसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज में एंट्रीज को करेंगे। इसमें बेटा एकोमोडेशन बिल में दो तरह के केस होते हैं। केस वन, जहां पे रेशियो गिवन है, रेशियो इज गिवन, ये केस वन है। रेशियो इज गिवन का क्या मतलब है? रेशियो हमें दी हुई है, तो हम कैसे एंट्रीज करेंगे वो मैं समझाता। आप एक क्वेश्चन लिखो, साथ साथ में हम एंट्रीज इसकी पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? मिस्टर ए ड्रॉ एन एकोमोडेशन बिल ऑन मिस्टर बी फॉर ₹1 lakh for mutual accommodation of both of them in the ratio 3:2। इस पूरी बात को बेटा आप सब नोट करो जो मैंने लिखा। ए बी पे एक एकोमोडेशन बिल ड्रॉ कर रहा है और ये बिल 1 लाख का है। म्यूचुअल एकोमोडेशन बोथ ऑफ देम, मतलब दोनों को इसका फायदा मिलेगा।
उनके म्यूचुअल कॉन्सेंट से, म्यूचुअल एग्रीमेंट से ये बात हो रही है। रेशियो 3:2 है, ये हमें रेशियो दी हुई। अब देखो बेटा हमें क्या समझ, इसमें ए बी पे बिल ड्रॉ कर रहा है, बी उसको एक्सेप्ट कर रहा है। ये लिखने की जरूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड होता है कि वो एक्सेप्ट हो ही गया होगा, हम ऐसा मान के ही चलते। तो इसकी एंट्री ए और बी अपनी बुक्स में क्या करेंगे हमें वो समझ। ए अपनी बुक्स में एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी 1,00,000। बी क्या करेगा, ए टू बिल्स पेबल 1,00,000। बी आर टू बी और ए टू बिल्स पेबल, ये एक एंट्री हो गई। अब हमें बेटा देखो क्या समझना है, एग्जाम में कभी भी, मैं आपको एग्जाम के लिए बता रहा हूं, अभी आप कुछ भी लिख रहे हो ऐसे बी आर और बीपी मत लिख के आ जाना। आप सीए के एग्जाम में हो, कभी भी एब्रीविएशन यूज नहीं करनी। अभी हम कुछ भी लिख रहे हैं कोई बात नहीं, एग्जाम में नहीं लिखना। एग्जाम में पूरा लिखना है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, पूरा लिखना है। अगर आप ऐसे एब्रीविएशन यूज करोगे बेटा, नंबर ऐसे लिखने से मान लो 90 आ गए 100 में और उसने ऐसा कर दिया तो भाई 9 ही नंबर रह गए। समझ रहे, ये लिख लेना वहां जहां दिमाग में आए कि एब्रीविएशन यूज कर ले। और बेटा मेरे से पढ़े हुए बच्चों के अकाउंट्स में फुल मार्क्स सीए फाउंडेशन में आए हुए हैं। शाश्वत गोयल एक बच्चा था, पूरे फुल मार्क्स अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 आए। तो अकाउंट्स में भी पूरे नंबर आते हैं, सीए फाउंडेशन में पूरे नंबर आते हैं। ऐसा नहीं कि भाई सब्जेक्टिव है पूरे नहीं आएंगे, इसमें भी आते हैं। मेरे बच्चे के आए हुए हैं, शाश्वत गोयल नाम था उसका, तो आपके भी आ सकते। उसकी मार्कशीट भी कभी दिखा दूंगा मैं आपको। तो बेटा समझना क्या है, देखो आपको यह समझना है कि भाई हमें तैयारी ऐसे करनी है फुल मार्क्स आ जाए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया। क्या कॉन्सेप्ट दिया कि बिल ए ने बी पे ड्रॉ किया, बी ने उसको एक्सेप्ट किया और उसने बिल ए को दे दिया। अब ए क्या एंट्री करेगा, बी क्या एंट्री करेगा, मैंने आपको बताई। अब आप बेटा आगे समझो, आगे हमें क्या समझना, आगे हमें समझना है क्या दिया हुआ है। ए डिस्काउंटेड this bill of exchange for rupees 95,000। ए उस बिल को डिस्काउंट करा लेता है 95,000। अब हमें समझना है अगर ए बिल को डिस्काउंट करा रहा है तो ए उसकी एंट्री क्या करेगी। ए उस बिल को डिस्काउंट कराने की एंट्री करेगा बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बी आर 95, 5,000, 1 लाख। 20 की कोई एंट्री नहीं करता क्योंकि बिल डिस्काउंट ए करा रहा है, वो एंट्री करेगा, बी का इसमें कोई मतलब नहीं। ए एंट्री करेगा बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बी आर, 20 की कोई एंट्री नहीं करे। अब देखो बेटा आगे क्या समझ, आगे हमें दिया हुआ है
ए रेमिटेड रुपीज कितना करेगा मैं बताता हूं, रेशियो 3:2 है। तो आप जो 95 मिला उसका 2/5 देखो कितना आएगा। 95 का 2/5 उतना अमाउंट ए बी को रेमिट करेगा। आप देखो कितना आ रहा है। ये बेटा आ रहा है 38,000। तो 38,000 ए बी को देगा बिल डिस्काउंट कराने के बाद। रेमिट होता है पैसा भेजना। इतना पैसा ए बी को भेजेगा। अब बेटा देखो इसमें समझना क्या है। ए बी को 38 भेजेगा, पर जो डिस्काउंट है, जो इंटरेस्ट है, बैंक ने जो 5,000 लिए, वो 5,000 भी ए और बी में डिवाइड होंगे और उनकी रेशियो 3:2 है। मतलब 3,000 ए के होंगे, 2,000 बी के होंगे। 3,000 का इंटरेस्ट ए का है, 2,000 का बी का है। अब हमें क्या समझना है, ये 3,000 और ये 2,000 ए और बी का शेयर। तो जब ए बी को 38 देगा, ए रेमिटेड 38,000 टू बी, ए बी को 38 रेमिट कर रहा है, पैसे भेज रहे। तो वो ऐसा नहीं सिर्फ अमाउंट भेजेगा, उसके साथ साथ उसको डिस्काउंट भी वहां ट्रांसफर करना। अब वो कैसे होगा हमें समझ। इसके लिए क्या समझना है, देखो एंट्री हम क्या करेंगे। ए एंट्री करेगा बी डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। ये जो 38 वो भेज रहा है, साथ में 2,000 का डिस्काउंट 40,000, ये हो गया। अब जब ये बी के पास आएगा, तो बी के पास जब ये अमाउंट आएगा तो वो एंट्री क्या करेगा, बैंक डेबिट 38, डिस्काउंट डेबिट 2,000 टू ए 40,000। इसमें बेटा समझना क्या है, देखो ए ने पहले डिस्काउंट डेबिट किया 5 से, पर उसका शेयर तो 3,000 ही है, रेशियो 3:2 है। तो उसने अब डिस्काउंट को 2,000 से क्रेडिट कर दिया, तो ए की बुक्स में डिस्काउंट अब 3,000 ही बचा। और ये डिस्काउंट जब बी के पास गया तो बी ने उसको डेबिट कर लिया, मतलब अब ए की बुक्स में 3,000 डिस्काउंट डेबिट है, बी की बुक्स में 2,000। अब आगे क्या समझ, आगे बेटा आप लिखो बिफोर मैच्योरिटी ऑफ फर्स्ट बिल, मतलब फर्स्ट बिल के मैच्योर होने से पहले, बी ड्रॉ एन accommodation बिल on A for rupees 1,50,000। मैंने आपको बताया था कि ए बी को कैश देता है जब ऐसा कोई बिल होता है, पर इसमें मैंने एक नई चीज आपको सिखाई
कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते, वो कैश नहीं देता। अब क्या हो गया, बी ने कहा कि मैं आप पे बिल ड्रॉ कर लेता हूं। अब पहले ए ने बी पे किया था, बी ने ए पे कर दी। अब क्या होगा, अब बेटा इसकी एंट्री हम करेंगे, क्या होगी देखो, ए और बी की बुक्स। अब बी ए पे बिल ड्रॉ कर रहा है, तो बी करेगा, ए करेगा बी टू बिल्स पेबल, अमाउंट 150 है। बी करेगा बिल्स रिसीवेबल टू ए 150। अब ये बिल बी ने ए पे ड्रॉ कर दिए। अब बेटा इसके आगे क्या होगा हमें समझना। अब क्या होगा कि बी ने ए पे बिल ड्रॉ किया और बी के पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज 150 आ गया। अब लिखा है बी डिस्काउंटेड दिस बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर रुपीज 1,42,000। बी ने उस बिल को जो ए ने एक्सेप्ट करके दिया था 142 में डिस्काउंट करा ली। आगे क्या लिखा है, आउट ऑफ दिस अमाउंट बी पेड द फर्स्ट बिल, वो फर्स्ट बिल की पेमेंट कर देता है, and also remitted rupees 18,000 to A। यहां पे हमने लिखा बी उस बिल को डिस्काउंट कराता है 142 में, 1,42,000। अब उससे वो पहले बिल की जो 1 लाख का था उसकी पेमेंट कर देता है, क्योंकि उसको बैंक से 1,42,000 मिल गए। प्लस वो ए को भी कुछ पैसे 18,000 दे देता है, क्योंकि बैंक को देने के बाद भी 42,000 तो बचे हुए हैं उसके पास, तो उसमें से 18 वो ए को दे देता। अब हमें इसकी एंट्री समझनी है, ए और बी क्या करें। तो बेटा इसकी एंट्री देखो ए और बी की बुक्स में। जब बिल बी डिस्काउंट कराएगा, इसकी ए कोई एंट्री नहीं करेगी, क्योंकि डिस्काउंट बी करा रहा है। बी क्या एंट्री करेगा, बैंक डेबिट 142, डिस्काउंट डेबिट 8,000 टू बी आर 1,50,000। एंट्री क्या हो गई, बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बी आर। अब हमें क्या समझना है बेटा, ये एंट्री कर दी बी ने और ए कोई एंट्री करता नहीं, डिस्काउंट तो बी करा रहा है। अब देखो आगे क्या समझना है, लिखा है कि बी ने फर्स्ट बिल की पेमेंट कर दी, इसकी भी ए तो कोई एंट्री करेगा नहीं, और बी कर देगा बिल्स पेबल टू बैंक, वो पेमेंट कर देगा पहले वाले बिल की जो 1 लाख है, क्योंकि बिल बी ने एक्सेप्ट किया था, बैंक वाले उसके पास आएंगे, वो उनको पेमेंट कर देगा, बात खत्म हो गई। ए का कोई लेना देना नहीं, वो तो बैंक को दे ही चुका है। ए जो है वो बैंक को बिल दे चुका है, अब पेमेंट बी को करनी थी, बी ने कर दी।
अब बेटा देखो इससे आगे क्या होगा। अब यहां पे लिखा है कि बी ए को कितने पैसे दे रहा है, 18,000। जो मैंने आपको एक अमाउंट लिखवाया, अगर हम उसको देखें, मैंने आपको बताया 18,000 वो उसको दे रहे, ये अमाउंट। अब हमें क्या समझना है, इस 18,000 को जब बी ए को देगा तो बी ए को उसके साथ डिस्काउंट भी देगा। जैसे फर्स्ट बिल का डिस्काउंट था, दोनों ने डिवाइड किया, रेशियो 3:2 थी। यहां पे भी क्या है, एक रेशियो में ही डिवाइड होगा। जैसे 8,000 का डिस्काउंट है ए और बी में, उनकी रेशियो 3:2 में। ये बेटा आप कैलकुलेट करो कितना आएगा, 4800 और 3200 बनता है। एक बार फिर भी आप चेक कर लो। ए और बी का शेयर अगर हम डिवाइड कर देंगे 3:2 में 8,000 जो डिस्काउंट है, तो इसमें बेटा देखो अब जब ए बी को अमाउंट भेजेगा 18,000, उसमें ये डिस्काउंट भी देगा क्योंकि उसने तो डिस्काउंट पूरा 8,000 डेबिट किया हुआ। तो ए की बुक्स में इसकी एंट्री आएगी बैंक डेबिट 18,000, डिस्काउंट डेबिट 4,800 टू बी। इसका टोटल हो गया 22,800। बी की बुक्स में क्या एंट्री आएगी, ए डेबिट 22,800 टू बैंक टू डिस्काउंट। जब भी अमाउंट वो एक दूसरे को भेजेंगे, डिस्काउंट भी साथ में भेजें। तो इससे क्या होगा, बी की बुक्स में जो डिस्काउंट था 8,000 डेबिट क्रेडिट हो गया, 48 32 रह गया और 48 बी के ए के पास चला गया, उसका शेयर वही बन रहा है। इस बात को हमें समझ। अब बेटा देखो इससे आगे क्या होगा। इससे आगे क्या होगा कि अब दोनों ने अमाउंट, दोनों बिल का कुछ बांट लिया, बैंक को पेमेंट हो गई। अब हमें आगे कुछ दिया हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया है बिफोर मैच्योरिटी ऑफ सेकंड बिल। सेकंड बिल मैच्योर होने से पहले ए बिकेम इंसॉल्वेंट। जो सेकंड बिल था उसकी मैच्योरिटी आने से पहले ए इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया। अब उसके पास पेमेंट नहीं है कि वो पेमेंट कर दे, तो सेकंड बिल जो ए ने एक्सेप्ट किया था कितने का था, 1.5 लाख, वो बिल डिसऑनर अपने आप हो जाएगा क्योंकि ये तो इंसॉल्वेंट हो गया। तो बेटा इसकी एंट्री ए क्या करे, अगर बिल डिसऑनर हो गया सेकंड वाला, ए एंट्री करेगा बिल्स पेबल डेबिट टू बी 150 का बिल, और बी क्या एंट्री करेगा, ए डेबिट टू बैंक, क्योंकि उसने बैंक से बिल डिस्काउंट कराया हुआ है तो उसको अब ए से पैसे लेने हैं, बैंक को तो देने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि बैंक के पास बी की सिक्योरिटी होगी, वो उसको दिए बिना भाग नहीं सकते। तो ये एंट्री हो जाएगी जो सेकंड बिल है, वो सेकंड बिल हो गया डिसऑनर्ड।
क्योंकि ए इंसॉल्वेंट हो गया तो उस बिल की पेमेंट नहीं हो पाएगी। तो सेकंड बिल डिसऑनर हो गया, ये उसकी एंट्री है ए और बी की बुक्स। अब हमें इससे आगे आगे क्या समझना है बेटा, देखो अब ये हमने एक एंट्री कर दी ए के इंसॉल्वेंट होने की। अब हमें समझना है कि आगे हमें क्या दिया हुआ है, फाइनल रिकवरी ऑफ 40 पैसा in a rupee made from insolvent state of A। फाइनल रिकवरी जो हुई 40 पैसे की 1 रुपए में, वो हमें ए से हुई। अब वो कितनी है पता कैसे चलेगा? तो बेटा इसमें हमें क्या करना होगा, जितनी एंट्रीज हमने अभी तक की उन सब का एक फाइनल इफेक्ट यहां पे निकाल के उससे वो एंट्री ए और बी की बुक्स में होगी। ये हमें अब कॉन्सेप्ट फाइनल एक समझ कि कितना पैसा अब ए बी को देगा, क्योंकि रिकवरी 40 पैसे की 1 रुपए में हो रही, पूरी नहीं हो रही। और अभी तक जितनी एंट्रीज हुई उसका हमें इफेक्ट इसमें लेना है। तो बेटा वो मैं आपको समझा रहा हूं, देखो कैसे होगा। पीछे जाएंगे, स्टार्टिंग में जाएंगे। सबसे फर्स्ट एंट्री ये ए की बुक्स में BR to B। यहां पे हम बी को क्रेडिट कर रहे हैं 1 लाख से। यहां से बेटा देखो, यहां से हमें समझ क्या समझना है, मैं आपको बता रहा हूं। इसमें बी को हमने क्रेडिट किया 1 लाख से। कैलकुलेटर पे आप 1 लाख लिख लो। अब यहां पे बी हो रहा है क्रेडिट। हम ए की बुक्स में बी का अकाउंट बनाए या सीधा इस एंट्री से ही हम समझ ले। 1 लाख से बी क्रेडिट हो रहा है, कैलकुलेटर पे 1 लाख लिख दो। अब आप नेक्स्ट एंट्री पे आओ। नेक्स्ट एंट्री में ए की बुक्स में बी नहीं, इसको छोड़ दो और नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट एंट्री में ये दिख रहा है बी डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। बी को ए डेबिट कर रहा है 40,000। तो 1 लाख से आप 40,000 माइनस कर दो, क्योंकि पहले बी क्रेडिट हुआ, अब डेबिट हुआ, तो ए की बुक्स में बी का बैलेंस उतना कम हो गया। अब आगे चलो। नेक्स्ट एंट्री में बी टू बिल्स पेबल 1.5 लाख। तो फिर बी डेबिट हो रहा है तो इससे माइनस 1.5 लाख कर दो। मतलब हम कर क्या रहे हैं, जहां जहां बी क्रेडिट हो रहा है उसको ऐड कर रहे हैं, डेबिट हो रहा है माइनस कर रहे हैं। और आगे चलो। आगे यहां कोई एंट्री नहीं है, आगे चलो। ये एंट्री दिख रही है, बी क्रेडिट हो रहा है 22,800 से, तो 22,800 इसमें ऐड कर दो। आगे चलो। अब एक और बी क्रेडिट हो रहा है 1.5 लाख से, 1.5 लाख इसमें ऐड कर दो। तो बेटा ये फाइनल फिगर यहां तक आ रही है 82,800। 82,800 फिगर आ रही है प्लस में, मतलब बी का क्रेडिट बैलेंस ए की बुक्स में इतना अभी भी खड़ा हुआ, और वही पेमेंट ए ने बी को करनी है। कोई ऐसा नहीं कि लास्ट बिल 1.5 लाख का था तो ए ने बी को 1.5 लाख देने हैं। फाइनल इफेक्ट देखना है, वो 82,800 आ रहे। कैसे किया एक बार फिर मैं आपको समझाता हूं। बेटा जहां जहां बी क्रेडिट हुआ, क्योंकि पहली बार ए ने बी को क्रेडिट किया था 1 लाख से, अब जहां जहां वो क्रेडिट हो रहा है उसमें उसको ऐड करते रहो, जहां जहां डेबिट हो रहा है उसको उससे माइनस कर दो। तो एक फाइनल फिगर आ गई 82,800। अब ये 82,800 का 40 पैसा इन ए रूपी, तो
तो इसका हम इंटू 0.4 अगर करें तो बेटा ये आ रहा है 33,120, इसका 40%, तो इसका 60% कितना हुआ? 60% होगा 82,800 इंटू 0.6, 49,680। चेक करो बेटा, कैलकुलेशन यही है। यही तो इसका 40% 33,120 ए बी को देगा, क्योंकि उसकी स्टेट से रिकवरी उतनी हो रही। तो इसकी एंट्री ए क्या करेगा? ए इसकी एंट्री करेगा बी डेबिट 82,800। जैसे ही आप ये 82,800 से बी को डेबिट करोगे, होगा क्या? बी का अकाउंट ए की बुक्स में क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि उतना ही पैसा उसने उसको देना था। अब यहां पे हम लिखेंगे टू बैंक, कितनी पेमेंट वो कर रहा है? 33,120। बाकी जो नहीं दे रहा वो हो जाएगा डेफिशिएंसी, एक अकाउंट होता है उसमें जाएगा। कितना? 49,680। जो 60% वो नहीं दे पा रहा वो डेफिशिएंसी में जाएगा, उतनी ए के लिए इनकम हो गई, क्योंकि उसको उतने पैसे कम देने पड़े। अब बी की बुक्स यहां पे होगा बैंक डेबिट 33,120, बैड डेट डेबिट, क्योंकि ये जो पेमेंट नहीं मिल रही ए को, उसके बी को, उसके लिए वो बैड डेट है 49,680। 2A ये आएगा 82,800। तो ए की बुक्स में एंट्री होगी बी डेबिट टू बैंक टू डेफिशिएंसी, और बी की बुक्स में क्या होगी? बैंक डेबिट बैड डेट डेबिट टू ए, क्योंकि उतना अमाउंट बी को कम मिला, जो कम मिला उसके लिए बैड डेट होगी। तो बेटा ये मैंने आपको पूरा एक अकोमोडेशन बिल का कॉन्सेप्ट समझाया कि वो क्या होता है, कैसे इसमें एंट्रीज होती हैं, और ये हमने अभी केस 1 पढ़ा है जहां पे रेशियो गिवन। अब हम बेटा पढ़ेंगे केस 2 जहां पे रेशियो गिवन नहीं, तो उसमें कैसे करेंगे अब हमें वो समझ। केस 2 when रेशियो इज नॉट गिवन, जहां पे रेशियो गिवन नहीं है, इसमें हम क्वेश्चन को accommodation bill on B for rupees 45,000। ए बी पे एक अकोमोडेशन बिल 45,000 का ड्रॉ कर रहा है फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ बोथ ऑफ देम। दोनों की म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए। अब हमें इसमें और केस 1 में डिफरेंस समझना है। यहां पे कोई रेशियो नहीं है, जैसे उसमें 3:2 थी, यहां पे वो नहीं है, वो चीज मिसिंग है, बाकी क्वेश्चन वैसा ही। तो इसमें बेटा क्या होगा, देखो ए और बी की बुक्स में आप एंट्री करो, जो मैंने आपको बताई थी, आप एंट्री करके देखो। ए और बी की बुक्स में एंट्री करो, क्या होगी?
देखो इसमें मैंने आपको बताया ए बी पे एक अकोमोडेशन बिल ड्रॉ कर रहा है 45 का, म्यूचुअल अकोमोडेशन बोथ ऑफ देम, रेशियो गिवन नहीं। अब अगर हम इसकी एंट्री करेंगे तो इसकी एंट्री ए और बी की बुक्स में, ए करेगा बिल रिसीवेबल टू बी 45, बी करेगा ए टू बिल्स पेबल 45। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या दिया है, ए डिस्काउंटेड, दिस बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर रुपीज 44,100, 44,100 में वो बिल को डिस्काउंट करा रहे। इसकी एंट्री ए और बी की बुक्स, तो ए एंट्री करेगा बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बी आर 44,100, 945। 20 की कोई एंट्री नहीं करता है, ये हम अभी पहले भी पढ़ चुके। ए करेगा बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बी आर, 20 की कोई एंट्री नहीं करेगा। अब हमें इसके आगे समझ, ये एंट्री हो गई बिल डिस्काउंट कराने की, ये पहले भी हम सब पढ़ चुके। अब आप देखो आगे क्या दिए, ए रेमिटेड ₹14,700 टू बी, ए बी को इतना पैसा भेज रहा है। अब रेशियो तो गिवन नहीं है, तो हम डिस्काउंट को डिवाइड कैसे करें। तो बेटा इसमें क्या समझना है, ए बी को 14,700 दे रहा है, मतलब ए अपने पास जो अमाउंट रख रहा है वो कितना है, 44,100 माइनस 14,700, 29,400। अब अगर हम इन दो अमाउंट की रेशियो बना ले, तो वो बनेगी 2:1। तो रेशियो गिवन नहीं है, पर हमने एक रेशियो खुद ही बना ली कि भाई इतना पैसा ए ने रखा, इतना बी ने रखा, रेशियो 2:1 होनी चाहिए। अब ये रेशियो जो है इसमें ही डिस्काउंट डिवाइड होगा, जो डिस्काउंट है 900 2:1 में, तो ए का शेयर 600 हुआ, बी का हुआ 300। अब इसमें जब ए बी को अमाउंट भेजेगा तो वो उतना डिस्काउंट भी उसको देगा। अब इसकी एंट्री आप पढ़ चुके हो, इसकी एंट्री ए की बुक्स में होगी बी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट, बैंक में आएगा 14,700, डिस्काउंट पे उसका शेयर 300, यहां पे 50। बी में आएगा बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू ए, ये आ जाएगा। इससे क्या होगा, जो डिस्काउंट है वो ए से बी में चला गया, जितना उसका शेयर था वहां ट्रांसफर हो गया। अब देखो बेटा, अभी तक हमने कितना पढ़ा, ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, ए ने बिल को डिस्काउंट करा लिया,
अब डिस्काउंट कराने के बाद उसने पैसे कुछ बी को भेज दिए, जिसके साथ साथ डिस्काउंट भी उसको दे दी। अब आगे लिखा है बी ड्रॉ एन accommodation बिल ऑन ए फॉर ₹63,000। अब जैसे हमने केस 1 में भी पढ़ा था, बाद में बी ने ए पे बिल ड्रॉ कर दिया था, वैसा ही हो गया। यहां बी ने अब ए पे 63 का बिल ड्रॉ कर दिया। अब बेटा देखो इसकी क्या एंट्री होगी। इसकी एंट्री ए करेगा बी टू बिल्स पेबल 63, बी करेगा बिल रिसीवेबल टू ए 63। दोनों की बुक्स में एंट्री हो गई। अब हमें क्या समझना है, इसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, बी डिस्काउंटेड दिस बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹61,650। बी इस बिल को 61,650 में डिस्काउंट करा लेता। तो इसकी एंट्री ए और बी क्या करेंगे, ए की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, बी की बुक्स में होगी बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बी आर। बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बी आर बी की बुक्स में एंट्री हो जाएगी। अब बेटा देखो, बिल बी ने डिस्काउंट करा लिया, पैसे उसके पास आ गए। आगे हमें क्या दिया है, बी पेड फर्स्ट बिल एंड also remitted ₹11,100 to A। बी क्या कर रहा है, फर्स्ट बिल की पेमेंट कर रहा है और इसके साथ साथ वो 11,100 को भी दे रहा है। तो बेटा इसकी एंट्री ए और बी की बुक्स में, जब वो फर्स्ट बिल की पेमेंट करेगा वो तो होगा बीपी टू कैश या बैंक, जो पहला बिल था 45, उसकी पेमेंट बी ने कर दी। इसकी यहां पे कोई एंट्री नहीं आएगी, पेमेंट बी कर रहा है उसकी बुक्स में बस आएगी। जब बी फर्स्ट बिल की पेमेंट करेगा जो उसने एक्सेप्ट किया था उतना हम कर चुके। अब बी ए को 11,100 और दे रहा है, इसकी क्या एंट्री होगी हमें समझ। तो बेटा देखो यहां पे हमें समझना है कि जब बी ए को 11,100 देगा उसके साथ वो डिस्काउंट भी देगा, वो डिस्काउंट होगा कितना, तो 1350 को हमें ए और बी में डिवाइड करना। अब जो फर्स्ट बिल था उसमें हमने एक रेशियो निकाली थी 2:1, हमें समझना है वही रेशियो इस सेकंड बिल में भी लग जाएगी, मतलब 900 शेयर ए का होगा, 450 बी का होगा। अब यही चीज मैं आपको एक और तरीके से भी समझाऊंगा, क्योंकि बेटा देखो क्वेश्चन ऐसे ही बनते
कि इसमें आपकी जो रेशियो फर्स्ट बिल की थी वही सेकंड की भी आ जाती, पर फिर भी मैं आपको एक मेथड और बताता हूं। अगर क्वेश्चन में कुछ अमाउंट चेंज हो गया या आप चेक करना चाहते हो ये सही है नहीं है, उसके मैं आपको कुछ स्टेप देता हूं। इसके लिए आप देखो बेटा, स्टेप वन क्या है कि जब फर्स्ट बिल था तो फर्स्ट बिल के टाइम ए ने अपने पास जो पैसे रखे थे, वो पैसे कितने थे? ए ने अपने पास रखे थे 29,400, जितना मुझे ध्यान है पीछे जाके आप देख सकते हो। अब 29,400 ए ने रखे थे और ए का डिस्काउंट का शेयर फर्स्ट बिल में 600 था, मतलब 30,000 ए ने बी को पहले से देने थे। तो क्या ए ने बी को ये पेमेंट दी? पेमेंट तो कुछ नहीं दी उसने, तो बिल एक्सेप्ट किया। तो हमें समझना है जब सेकंड बिल का डिस्काउंट का डिवीजन होगा, हम ये 30,000 भी ध्यान रखेंगे कि पहले से ए ने बी को देने थे, और अब बी ने ए को जब सेकंड बिल डिस्काउंट कराया तो 11,100 और दे दी। देखो बेटा, हम क्या समझ रहे हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको कैश वाले पॉइंट बताया था कि ए बी को मैच्योरिटी पे कितना कैश देगा, 50,000 आया था, वैसा ही कुछ है। ए ने अपने पास 29,400 रखे और 600 उसका डिस्काउंट का शेयर है। 30,000 ए ने बी को देना था, वो दिया तो नहीं उसने, तो 30,000 तो वो पहले से देना, प्लस अभी बी ने ए को 11,100 और दे दी। अब हमें बेटा देखो करना क्या है, ये 30,000 और ये स्टेप 2 जिसमें आ रहा है 11,100, इसका कर देना है टोटल। 30,000 प्लस 11,100 ये हो गया बेटा 41,100। अब ए ने बी को 11,100 देने प्लस 30,000 पहले के देने, मतलब 41,100 हो गए। तो अगर डिस्काउंट 1,350 है और इस पे हमें 61,650 नेट अमाउंट मिला, तो 41,100 पे क्या बनता है? वो ए का शेयर है। अगर आप इस चीज को एक बार कैलकुलेट कर लोगे बेटा, देखो क्या आएगा। ये होगा 1350 डिवाइडेड बाय 61,650, जो फिगर आ रही है, मल्टीप्लाई 41,100। ये बेटा 900 आ रहा है, देखो वही अमाउंट आ गया 900। अब आप कहोगे सर आपने इतना बड़ा कैलकुलेशन क्यों कर दिया, ये तो बढ़िया था, वैसे ही हम लिख देते 2:1। तो बेटा मैं कह रहा हूं एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें 99.99% चांस है कि आपका इससे काम चल जाए, पर 1% अगर मैं कोई फिगर यहां बदल दूं तो वो आंसर नहीं आएगा ना। इसलिए पूरा जो मेथड है वो यही है जो मैंने अभी स्टेप में समझाया। तो एग्जाम में सेफ चलने के लिए आप ये करके भी देख लेना, वही आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं आए कहीं अलग ही आ जाए कुछ, या कुछ बुक्स में ऐसे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे तो क्या करोगे। तो बेटा वही बात हमें समझ, आपको ये भी करना है ये भी करना है, दोनों से देखना। अब आपने ये भी देख लिया, यहां पे 900 450 आ रहा है, ऐसे भी देखा, इसका 900 हो गया, तो बी का तो जो बच गया 450 वही है, टोटल 1,350 है ना। इसमें 900 अगर ए का है तो 900 माइनस कर देंगे 1350 से, 450 बचा वो बी का, ऐसे आ जाए। अब हमें समझना है इसमें जब एंट्री होगी, ए बी को अमाउंट देगा तो उसकी एंट्री क्या होगी ए की बुक्स में, बैंक डेबिट 11,100, डिस्काउंट डेबिट 900, टू बी
12,000, बी की बुक्स में ए डेबिट 12,000 टू बैंक 11,100 टू डिस्काउंट 900। इससे बेटा होगा क्या, ए की बुक्स में डिस्काउंट आ गया 900 और बी की बुक्स में क्रेडिट हुआ 900, तो 1350 पहले डेबिट हुआ था जब उसने बिल डिस्काउंट कराया था। ये 1350 क्या हुआ था, डेबिट। अब उसने क्रेडिट कर दिया कितना, 900, तो बी की बुक्स में रह गया कितना, 450। वही मैं आपको समझा रहा हूं। अब इसमें आगे क्या लिखा है, ए बिकेम इंसॉल्वेंट, वैसा ही दिया हुआ है, ए इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो ए ने जो फर्स्ट बिल एक्सेप्ट, जो सेकंड बिल एक्सेप्ट किया था वो डिसऑनर हो जाएगा, उसकी एंट्री होगी बीपी डेबिट 63 टू बी, और बी की बुक्स में ए डेबिट टू बैंक, क्योंकि इसने बिल डिस्काउंट कराया है, इसको तो बैंक को 63 देने ही पड़े। ये एंट्री बी की बुक्स में हो जाएगी, ये ए की बुक्स में हो जाएगी। अब देखो ये हो गया कि ए इंसॉल्वेंट हो गया, तो सेकंड बिल डिसऑनर हो जाएगा, उसकी एंट्री ये दोनों कर रहे। अब हमें बेटा समझना है, आगे दिया है 40 पैसा, इन ए रूपी रिकवर्ड फ्रॉम इंसॉल्वेंट स्टेट ऑफ ए से जो फाइनल रिकवरी हो रही है 40 पैसा इन ए रूपी की हो रही। अब इसमें वैसे ही जैसे मैंने बताया, ए की बुक्स में बी जहां जहां पे क्रेडिट हुआ उसको ऐड कर दो, जहां जहां पे डेबिट हुआ माइनस कर दो। ए की बुक्स में सारी एंट्री स्टार्टिंग से देख लो, जहां जहां बी क्रेडिट हुआ ऐड कर दो, जहां जहां भी डेबिट हुआ सबट्रैक्ट कर दो। तो बेटा एक फाइनल फिगर आ जाएगी कि कितना अमाउंट ए ने बी को देना। वो हम फर्स्ट एंट्री जो ये आपके सामने दिख रही है 45, वहां से शुरू करेंगे। 45 बी क्रेडिट, नेक्स्ट एंट्री में कुछ नहीं है। उसके बाद बी डेबिट 15 माइनस हो गया। उसके बाद बी फिर डेबिट 63 माइनस हो गया। उसके बाद कोई एंट्री नहीं है। फिर आगे बी क्रेडिट हो गया 12,000 से। उसके बाद बी क्रेडिट हो गया 63 से। तो बेटा ये जो फाइनल फिगर मुझे दिख रही है, आप भी चेक कर लो, वो दिख रही है 42,000, जो फाइनल अमाउंट ए ने बी को देना है। अब इसका वो दे रहा है 40 पैसा इन ए रूपी, तो इसका 40% देखेंगे, ये आएगा बेटा 16,800। इसका 60% 25,200। अब इसकी एंट्री कर देंगे।
एक ही बुक्स में एंट्री होगी बी डेबिट 42 टू बैंक 16,800 टू डेफिशिएंसी। $25,200। बी की बुक्स में बैंक डेबिट 16,800, बैड डेट डेबिट 25,200 2A 42। देखो बेटा, ये कंप्लीट मैंने आपको आज जो कराया है अकोमोडेशन बिल का एक कॉन्सेप्ट कराया, जो बच्चों को काफी दिक्कत रहती है स्कूल लेवल पे कि भाई उनको छुड़वाई देते हैं, सीए में समझ नहीं आता। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को देखोगे अकोमोडेशन बिल आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, बल्कि अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को आप इसको पढ़ा पाओगे। तो देखो बेटा, यही बस सीए कोर्स है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और मैंने आपको बोला था कि एक बच्चा शाश्वत गोयल फुल मार्क्स उसके अकाउंट्स में आए। मैं आपको उसकी मार्कशीट दिखा रहा हूं, आप देख सकते हो जितना आपको कैमरे से दिख पा रहा है। देखो अकाउंट्स में फुल 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, ये आप देख सकते हो। ये बच्चे की मार्कशीट है, इसको आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ये मेरा स्टूडेंट था, देखो कितना अच्छा लगता है 100 में 100 देखना अकाउंट जैसे पेपर में जो सब्जेक्टिव है। तो बेटा आपको भी इस बच्चे की तरह बनना है, फुल मार्क्स आपको लेने। अकाउंट्स जैसे पेपर में फुल मार्क्स आ सकते हैं, मैं यही बता रहा हूं यहाँ पे फाउंडेशन लेवल पे। और आपके फुल मार्क्स अगर आ गए तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं, आगे आप इंटर में जाओगे, आर्टिकलशिप में जाओगे, कहीं जाओगे, फुल मार्क्स बताओगे मेरे आए हैं, बहुत बड़ी बात। तो हमें बेटा देखो क्या समझना है, मेहनत करोगे फुल मार्क्स भी आपके आ सकते हैं। और मेहनत में पीछे नहीं हटना, मेहनत से आपको पीछे नहीं हटना। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि मेहनत करते रहोगे आप सीए बन जाओगे। उस मेहनत को फर्स्ट डे से करना है, रेगुलर स्टडी करनी। और आपको ज्यादा अपने दोस्तों से घुलना मिलना, कोरोना वायरस वैसे भी है, हो नहीं पाएगा, थोड़ा दूर दूर ही रहना। भाई कोई दोस्त नहीं होता। जैसे आप सीए नहीं बने, आप ऐसे कभी रोड से जा रहे हो, जो सीए बन गया चाहे बन गई, कोई भी ऐसे निकल जाएगा। आप नहीं बने, आप पीछे मुड़ के उसको देखोगे कि वो आगे चल दिया। वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती। अब आप उसको एक शेर बोलोगे, वो शेर क्या है? कभी वो हम पे जान दिया करते थे, कभी वो हम पे जान दिया करते थे, हम जो भी कहते वो मान लिया करते थे। आज पास से ही गुजर गए यूं अनजान बन के वो, जो कभी हमें दूर से ही पहचान लिया करते थे। मतलब जो कभी हमें दूर से ही पहचान लेते थे, आज पास से अनजान बन के गुजर गए। जिंदगी यही। आप अगर सीए बने, अपने लिए बनोगे, अपने पेरेंट्स के लिए बनोगे, दुनिया कुछ नहीं। आप 10 लोगों से पूछ लो मैं सीए करूं, 9 लोग मना कर देंगे
और एक जो हाँ करेगा वो आपका दुश्मन होगा, सोचेगा इसको सीए में फंसा देता हूं, क्योंकि लोगों को सीए पता ही नहीं होता क्या। किसी को बोलोगे वो पूछेगा क्या कर रहे हो, आप कहोगे मैं सीए कर रहा हूं, वो कहेगा किस कॉलेज से कर रहे हो। लोगों को तो इतना नहीं पता सीए का कोई कॉलेज नहीं होता, सीए कोर्स एक ही होता, एक ही आईसीआई कराता। तो बेटा लोगों की बातों में मत आओ, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझसे पूछो। मैं आपको बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बता सकता हूं, 1999 में मैं सीए बना, अभी 2020 चल रहा है, 21 साल हो गए कि मैं अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूं कि सीए कोर्स क्या है। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज बड़ी बड़ी कंपनी में सीईओ बने हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के फाइनेंशियल कंट्रोलर हैं, इंडिया में, इंडिया के बाहर हैं, करोड़ों रुपए के पैकेज है उनके। जो सुंदर पिचोई गूगल का सीईओ है, उसकी सैलरी 2200 करोड़ है एक साल की, सब मिला के। तो बेटा सीए बन के आप उस लेवल तक जा सकते हो, एक कंपनी के सीईओ तक बन सकते हो। तो हमें सीए में पूरी डेडिकेशन देनी है ताकि हम सीए बन जाए, और सीए में मेहनत करनी है, मेहनत की इतनी आदत डाल लेनी है कि बस कोई बात ही ना रहे उसके बाद। जैसे एक टीचर था, अब उसको डेली आदत थी 3-4 बच्चों को पीटना है, नहीं तो उसको नींद ही नहीं आती थी। अब पीटे कैसे, सरकारी स्कूल है, पहले की बात बता रहा हूं, जब मैं पढ़ता था। अब तो मारना बहुत मुश्किल है किसी को, घूर भी दिया तो केस बन जाएगा, मीडिया लग जाएगी पीछे। तो भाई पहले की बात। अब उस टाइम पे टीचर बच्चे को पीटे कैसे, तो जैसे क्लास हुई इंग्लिश की, सारे सब्जेक्ट वही पढ़ाता था, तो भाई सीधा एक बच्चे को खड़ा किया, बोला कैट के स्पेलिंग बताओ, उसने बता दिए। दूसरे को बोला रैट के बताओ, बता दिए। तीसरे को बोला चल चेकोस्लोवाकिया के स्पेलिंग बता। बच्चा फंस गया, धुनाई हो गई उसकी, टीचर को नींद आ गई। अब अगले दिन गया, बच्चों ने कहा जी आज हिस्ट्री पढ़ाओ, बोला कोई बात नहीं। एक बच्चे को पूछा बताओ पानीपत की लड़ाई कब हुई, बता दिया। दूसरे को पूछा बता कितने लोग मरे थे, बता दिया। तीसरे को बोला चल उन सबके नाम बता। तो इतने लोगों के नाम वो कैसे बता देगा, धुनाई हो गई, नींद आ गई टीचर। अब एक दिन उसको लगा आज मुझे बहुत बच्चों को पीटना है और मैथ्स पढ़ाऊंगा, मैथ्स में बच्चे वैसे भी वीक है। अब वो आते ही क्लास में बोला कि देखो इस क्लास में 50 चेयर है, 2 पंखे चल रहे हैं, 10 ट्यूबलाइट जल रही हैं, एक बोर्ड है, बताओ मेरी एज कितनी। अब बच्चे पागल हो गए, जोड़ रहे हैं इतनी ट्यूबलाइट, इतने फैन, एक बोर्ड, इतनी चेयर, सर की एज कितनी होगी। लाइन में 15 बच्चे पीट दिए, 16वां बच्चा खड़ा हुआ, बोला सर आपकी एज है 40 साल। अब टीचर हैरान हो गया, मेरी एज इसने कैसे कैलकुलेट कर ली ट्यूबलाइट फैन से। बोला बेटा तुमने क्या फॉर्मूला लगाया जिससे मेरी एज आ गई। बोला सर कोई फॉर्मूला नहीं है, मेरा एक दूर का भाई है, वो आधा पागल है, उसकी उम्र 20 साल है, तो पूरे पागल की डबल मतलब 40 साल होनी चाहिए। अब देख लो। तो बेटा ऐसी आदत डालनी है, जैसे उस टीचर को मारने की आदत थी, आपको पढ़ने की आदत डालनी है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। आज के इस सेशन को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।